गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक मांग की लोच के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि मांग की लोच किसे कहा जाता है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है और मांग की लोच की कौन कौन सी श्रेणियां होती है। उनमें हमने ये देखा था कि एक तो पूर्ण लोचदार मांग होती है, अधिक लोचदार मांग होती है, इकाई के बराबर लोचदार मांग होती है, इकाई से कम लोचदार भी मांग होती है और बेलोचदार मांग भी होती है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जिससे हम मांग की लोच को माप सकते हैं। सामान्य रूप से मांग की लोच को मापने के लिए हमारे पास जो मेन मेथड है वो 4 मेथड है। उसमें पहला मेथड फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन रीति के नाम से जाना जाता है। दूसरे मेथड को हम मार्शल की कुल व्यय रीति के नाम से जानते हैं। तीसरे मेथड को हम मांग की चाप लोच के नाम से जानते हैं और चौथा मांग की बिंदु लोच के रूप में होता है। इसके अलावा कुछ अवकलन की विधियां भी है जिनके माध्यम से मांग की लोच ज्ञात की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मांग की लोच को मापने का पहला मेथड लेते हैं, फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन की रीति। देखिए, फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन की रीति में मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उन्होंने बताया था, जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को नीचे लेना है और यहां लेंगे मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए, मान लीजिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हुआ 10%, मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच आएगी 0। तो यह आएगी ईडी बराबर 0। ये इसको बोलेंगे पूर्ण बेलोचदार मांग, जैसा कि हमने पढ़ा पूर्ण बेलोचदार। दूसरा संभव है कि कीमत में 10% परिवर्तन हो, मांग में 2% ही परिवर्तन। जितना कीमत में परिवर्तन हुआ, देखिए जितना हो सकता है कीमत में 10% घटी हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी चीज हम ले रहे हैं कि कीमत में 10% कमी हुई है पर मांग में 2% परिवर्तन हुआ है, तो यहां आएगी 0.2, 1 से कम है तो हम मांग की लोच को बोलेंगे लेस देन 1। इसको बोलेंगे पूर्ण बेलोचदार, इसको बोलेंगे बेलोचदार मांग। थर्ड, ऐसा भी संभव है कि जितना कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में 10% परिवर्तन हुआ और मांगी जाने वाली मात्रा में 10% परिवर्तन हुआ, तो मांग की लोच आएगी ईडी बराबर 1। इसको हम बोलेंगे लोचदार मांग। चौथा, ऐसा भी संभव है कि कीमत में, नंबर 4 में ऊपर ले रहा हूं, नंबर 4, ऐसा भी संभव है कि कीमत में तो 10% ही परिवर्तन हुआ और मांगी जाने वाली मात्रा में 30% परिवर्तन हो गया। यानी जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे मांगी जाने वाली मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है। यहां देखिए, जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में परिवर्तन हुआ, तो यहां आएगा 3 ग्रेटर देन 1, तो यहां मांग की लोच आएगी ग्रेटर देन 1। इसको बोलेंगे अधिक लोचदार मांग। और ऐसा भी संभव है, फिफ्थ, मांग की जो लोच, यहां कीमत में 10%, कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत में 0% परिवर्तन। देखिए, हमने यहां पर 10% माना, यहां पे भी 10% माना, यहां पे भी 10% माना, यहां पे भी 10% माना। हम माने कि अगर कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, उसके बावजूद मांग में 10% परिवर्तन हुआ, तो यह आएगा इन्फिनिटी। तो मांग की लोच आएगी अनंत। तो इसको बोलेंगे पूर्ण लोचदार मांग, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लोचदार मांग। तो ये इस प्रकार से फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन रीति में क्या करते हैं, फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन रीति में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और ऊपर लेंगे मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। और इस प्रकार से मांग की इसमें 5 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, तो ये सारी की सारी हम लोच निकाल सकते हैं।
मैं इसको आपको एक ड्राइंग के माध्यम से, चित्र के माध्यम से भी, जैसे भी पहले भी हमने आपको बताया था, उसी प्रकार से इनको भी हम चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्थिति E इजिकल टू इंफिनिटी, ये आपका है पूर्ण बेलोचदार मार्ग, ये वाला। दूसरा है E ग्रेटर देन 1, तीसरा बीचों बीच होगा E इजिकल टू 1, चौथा E लेस देन 1 और पांचवा E बराबर 0। तो ये नंबर 1, ये नंबर 1 और यहां नंबर 1, ये नंबर 2 है तो ये नंबर 2, थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ, ये फिफ्थ। यानी देखिए, ये पूर्ण लोचदार मांग है, ये अधिक लोचदार मांग है, ये इकाई के बराबर लोचदार है, इकाई से कम लोचदार है, और E बराबर 0 यानी पूर्ण बेलोचदार है। तो फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन की रीति में हम क्या करेंगे, कीमत में मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को डिवाइड करेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से, उसके आधार पर हम मांग की लोच निकालेंगे। यदि इकाई से अधिक आती है तो मांग की लोच अधिक लोचदार होगी, इकाई एक के बराबर आती है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, और अगर मान लीजिए शून्य आती है तो पूर्ण बेलोचदार बोलेंगे, और अनंत आता है तो हम बोलेंगे पूर्ण लोचदार मांग है। तो ये फर्स्ट मेथड जो हमने डिस्कस किया उसको फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन रीति के नाम से जाना जाता है। दूसरा मांग की लोच को मापने की जो दूसरी विधि है उसको बोलते हैं मार्शल की कुल व्यय रीति। मार्शल की कुल व्यय रीति। मार्शल ने क्या किया था, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप तीन चीज हो सकती है। उपभोक्ता उस पर किया जाने वाला व्यय उतना ही रखे, हो सकता है उस वस्तु पर जो खर्चा कर रहा है वो पहले की तुलना में बढ़ा दे, और तीसरा हो सकता है कि वह उस वस्तु पर जो खर्चा कर रहा है वो पहले की तुलना में क्या कर दे, कम कर दे। तो देखिए, कुल व्यय रीति में क्या है, कीमत में कमी, मान लीजिए कीमत में कमी पर तीन चीज हो सकती है, कुल व्यय बढ़े, कुल व्यय समान रहे, और तीसरा क्या हो सकता है कि कीमत में कमी से कुल व्यय घटे। देखिए, अगर नमक है 20 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है, हम महीने का 2 किलो नमक ले आते हैं तो हमारा नमक पर कुल व्यय है 40 रुपए। नमक की प्राइस है 20 रुपए, क्वांटिटी हम ले रहे हैं 2 किलो, तो कुल व्यय हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 40। अब मान लीजिए नमक 2 रुपए किलो हो जाता है, तो अगर हम नमक 2 किलो ही लेते हैं तो टोटल व्यय हमारा क्या हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा, एक्सपेंडिचर घट जाएगा। तो किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होने से तीन चीज हो सकती है, उस पर हम जो व्यय कर रहे हैं वो पहले की तुलना में ज्यादा हो जाए, उस पर हम जो व्यय कर रहे हैं वो जितना पहले कर रहे थे उतना ही रहे, और उस पर पहले की तुलना में व्यय घटे। तो यहां देखने की बात है, देखिए प्राइस घटी और एक्सपेंडिचर बढ़ा, उल्टा संबंध है। प्राइस के घटने पर एक्सपेंडिचर बढ़ा तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। प्राइस घटे, एक्सपेंडिचर वही रहे, न तो बढ़े न घटे, तो मांग की लोच होगी इकाई के बराबर। ये आप ध्यान रखेंगे। और तीसरी चीज, प्राइस घटे और एक्सपेंडिचर भी घट जाए, जैसे नमक है, नमक की कीमत घट जाएगी तो एक्सपेंडिचर भी घट जाएगा, तो मांग की लोच यहां आएगी लेस देन 1। उल्टा, इसमें उल्टा भी करके देखते हैं, कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि से व्यय बढ़े, कुल व्यय बढ़े, कुल व्यय बढ़े, कुल व्यय समान रहे और कुल व्यय घटे। देखिए, कीमत बढ़ी, प्राइस बढ़ी और कुल व्यय भी बढ़ा, क्योंकि कीमत बढ़ी तो व्यय भी बढ़ा, ऐसा हो सकता है। प्राइस बढ़ने पर व्यय वही रहे, ऐसा भी हो सकता है, और प्राइस बढ़ने पर व्यय घटे, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, यहां पर उल्टा संबंध था तो ई ग्रेटर देन, तो यहां पे भी उल्टा संबंध है तो ई ग्रेटर देन 1, ये आप ध्यान रखें। प्राइस समान रहे, एक्सपेंडिचर वही रहे, प्राइस घटे या बढ़े तो इसका ई बराबर 1। और सीधा संबंध है, देखो यहां पर भी दोनों नीचे गिर रहे हैं तीर के निशान, तो लेस देन 1,
तो यहाँ पे दोनों तीर के निशान ऊपर है तो लेस देन 1। इसको मैं एक बार वापस करके बताता हूँ। मार्शल की कुल व्यय एक बार आप समझ लीजिए, कीमत में कमी होने पर अगर कीमत घटे कुल व्यय बढ़े, उल्टा संबंध है, कीमत घटे कुल व्यय बढ़े ग्रेटर देन 1, कीमत बढ़ी और कुल व्यय घटा ग्रेटर देन 1। दूसरी चीज, व्यय समान रहे, चाहे कीमत घटे तो भी व्यय वही रह रहा है, कीमत बढ़े तो भी व्यय रह रहा है, तो ये इक्वल टू 1। और उल्टा अगर हो कि कीमत घटने पर व्यय घट जाए या कीमत बढ़ने पर व्यय बढ़ जाए तो ये लेस देन 1 होगा। मैं इसको अलग करके बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस प्रकार से मार्शल की विधि को हमको यूज करना है। एक बार आप इसको वापस अच्छे से समझ लीजिए। मार्शल की रीति, अब आप देखिए इसको सीधा लिखना, मार्शल की कुल रीति। इसको मैं 3 भागों में बांट रहा हूं, फिर एक एक भाग का हम डिस्कस करेंगे। मार्शल की कुल रीति, कीमत घटने पर एक्सपेंडिचर बढ़े और कीमत के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर घटे, यानी उल्टा संबंध है, तो ये ग्रेटर देन 1। आप ये दिमाग में सेट कर लीजिए। दूसरी चीज देखिए, कीमत के घटने पर भी व्यय वही रहे और कीमत के बढ़ने पर भी व्यय वही रहे तो मांग किलो इकाई के बराबर होगी। अगला है, कीमत घटने पर व्यय भी घट जाए, जैसे नमक के लिए हमने बताया, और कीमत के बढ़ने पर व्यय भी बढ़ जाए तो मांग किलो होगी इकाई से कम। ये आपको ध्यान में रखना है कि कीमत बढ़ने पर उल्टा हो, कि उल्टा अगर हो तो ग्रेटर देन 1, कि एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इक्वल 1, और अगर एक ही दिशा में हो तो लेस देन 1 होगा। तो इसको हम बोलेंगे बेलोजदार मांग, इसको बोलेंगे इकाई लोजदार, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, और ये बोलेंगे अधिक लोजदार मांग। अब देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं, मैं एक एक को हम करते हैं। मार्शल की रीति में एक एक चीज को हम लेते हैं और थोड़ा स्पीड से हम इसको करेंगे। एंड में मैं आपको कर्व बनाकर भी बताऊंगा कि मार्शल की रीति में कर्व किस प्रकार से होगा। तो देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत है P1, 4 रुपए से 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। क्वांटिटी जो ली गई, जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा कीमत बढ़ेगी तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। मांग जो मात्रा है, मान लो ये सपोज करो उल्टा ले लिया हमने, इसको ले लिया 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, तो यहाँ 1000 लेते थे क्वांटिटी, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 1000। अब क्वांटिटी जो है पहले 1000 थी, अभी उसने क्या कम करके कर दी 400, 200, 100, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस गुना टोटल एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना क्वांटिटी। तो यहां देखिए 800 ही खर्चा हो रहा है, या 600 ही खर्चा हो रहा है, या 400 ही खर्चा हो रहा है। तो यहां क्या हो रहा है, इस जगह अगर हम देखें तो उल्टा संबंध हो रहा है, प्राइस बढ़ने के साथ व्यय घट रहा है। तो यहां अगर मैं लेऊं टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस, तो ये इस प्रकार का आएगा। कैसे, प्राइस जब देखिए इसको मैंने ये लिया, प्राइस जब 1 रुपीज थी तो एक्सपेंडिचर ज्यादा था, प्राइस जब 4 रुपीज हो गई तो एक्सपेंडिचर कम हो गया। P1, P2 और एक्सपेंडिचर E1 और E2, तो ये ग्रेटर देन 1। तो मार्शल की कुल व्यय रीति के अनुसार अगर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने के साथ उसका व्यय घट रहा है तो मांग किलो इकाई से अधिक होगी। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, P बढ़ने पर E घटे। दूसरी चीज देखिए, क्लियर है। दूसरी चीज देखिए कि अगर प्राइस बढ़ने पर व्यय समान रहे तो क्या होगा, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। प्राइस 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, टोटल एक्सपेंडिचर या क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर मान लो 1000 ही रहता है, यहां पर भी 1000 रहता है और यहां पर भी 1000 रहता है। इसका मतलब पहले 1000 वस्तु लेता था, बाद में 500 वस्तु लेने लगा, फिर 333 250। तो यहां ऐसी स्थिति में इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटीज लिख लीजिए, किसी वस्तु की कीमत घटने पर कुल व्यय समान रहे, कुल व्यय समान रहेगा तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। यहां देखिए व्यय वही रहता है, चाहे प्राइस P1 है चाहे प्राइस P2 है, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ क्या होगा, इलास्टिसिटी आएगी 1, क्योंकि व्यय नहीं चेंज हो रहा है, व्यय वो का वही रह रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कीमत बढ़े या कीमत घटे, व्यय वही रहे, व्यय में कोई चेंज नहीं है तो मांग की लोच होगी इकाई के बराबर।
तीसरी चीज हो सकती है कि कीमत के बढ़ने के साथ कुल व्यय घटे। देखिए तीसरी चीज क्या, कुल व्यय घटे, कीमत बढ़ी और व्यय भी बढ़े। देखिए कीमत बढ़ी, ये क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर बराबर पी गुणा क्यू। तो मान लीजिए पहले 1000 रुपये खर्चा किया जाता था, अब 1000 से बढ़कर इस पर 1600 रुपये खर्चा किया जाने लगा, उसके बाद में 2100 खर्चा किया जाने लगा और 2400 खर्चा किया जाने लगा। इसका मतलब पहले 1000 क्वांटिटी ले रहे थे, अभी उसका 800 क्वांटिटी ले रहे हैं, उसके बाद में 700 क्वांटिटी ले रहे हैं, उसके बाद में उसका 600 क्वांटिटी ले रहे हैं। तो यहां देखिए कीमत के बढ़ने के साथ व्यय बढ़ाना मजबूरी है, कुछ वस्तुएं अनिवार्य है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, दूध है, कुछ वस्तुएं कीमत बढ़ने के साथ हमें खर्चा ज्यादा करना ही पड़ेगा, हमारे पास उसका और कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कीमत P1 है तो एक्सपेंडिचर E1 है, कीमत बढ़कर P2 हो गया तो एक्सपेंडिचर बढ़कर E2 हो गया। तो हम बोलेंगे E is less than 1, यानी कीमत बढ़ने पर एक्सपेंडिचर बढ़ता है और कीमत के घटने पर एक्सपेंडिचर घटता है, तो मांग की लोच लेस देन 1 होगी। तो ये मार्शल की कुल रीति है। अब इन तीनों ही जो चित्र हमने बनाए हैं उनको मैं एक ही चित्र में आपको बनाकर दिखाता हूं कि किस प्रकार से कुल व्यय का मार्शल की रीति से रिलेशन है। ये देखिए एक्सपेंडिचर और प्राइस। अब देखिए स्टार्टिंग, ये देखिए पहले कीमत P1, एक्सपेंडिचर E1, कीमत P1 से P2 होती है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, E2 हो जाता है। तो कीमत बढ़ी, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, तो ये E लेस देन 1 जैसा कि हमने लास्ट में देखा था। यहां देखिए P3 कीमत पर एक्सपेंडिचर है, E3, कीमत P4 भी हो जाती है तो एक्सपेंडिचर वही रहता है E3, तो यहां मांग किलो जो इकाई के बराबर है। अब देखिए कीमत 5 P5, एक्सपेंडिचर इतना है और कीमत बढ़कर P6 हो जाती है, P5 से कीमत P6 हो गई और एक्सपेंडिचर घटा। देखिए यहां कीमत बढ़ने के साथ व्यय घटा, तो ये ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहां कीमत बढ़ी, एक्सपेंडिचर घटा। यहां कीमत बढ़ी, एक्सपेंडिचर समान रहा, और यहां कीमत बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ये ग्रेटर देन 1 है। ये एक्सपेंडिचर समान रहा तो E बराबर 1 है। तो इस प्रकार से मार्शल की कुल व्यय रीति से भी हम मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरी विधि की चर्चा करते हैं।